एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो दिया था जे टॉमसन सर ने। ठीक है, जो सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? जे टॉमसन ने। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि जो एटम है वो एक वाटरमेलन के शेप का होता है, मतलब वाटरमेलन जैसा होता है, और जिसका जो लाल भाग होता है, जो खाने वाला जो लाल भाग होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन उसके अंदर जो बीज हैं, तरबूज के जो बीज होते हैं, वो इस प्रकार बिखरे हुए हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हों। ठीक है, तो ये बताया था जे थॉमसन सर ने। उसके बाद उनकी जो फेलियर हुई वो किस बारे में हुई? उनकी फेलियर हुई कि वो जो स्कैटरिंग है अल्फ़ा पार्टिकल की, कि अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग कैसे होती है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि बाद में किसने की? रदरफोर्ड ने की। ठीक है, तो इनकी फेलियर क्या है कि वो स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फिर किसने किया? वो किया उसने, रदरफोर्ड ने। उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है? होलो है, खाली है। क्योंकि उसने क्या किया था कि सबसे पहले एक जो गोल्ड फॉइल है वो रखी उसने एटम के आगे, और फिर उसमें से क्या किया, जो मतलब उस पर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। तो उससे जो क्या हुआ कि जो ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ एक जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो एक्यूट एंगल से, एक्यूट एंगल मतलब जैसे ये देखो, ये अल्फ़ा पार्टिकल है, ये सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा एक्यूट एंगल पर क्या हो गया? डेविएट हो गया। ठीक है, तो मतलब कुछ एंगल पर क्या हो गए? डेविएट हो गए। और कुछ क्या थे, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल से, जैसे ये हैं, ये जो है ये सब ये बीच वाला ये यहाँ से वापस अगर मैं 90 डिग्री देखूँ तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो मतलब कुछ एक ऑब्ट्यूस एंगल से, और हज़ार में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो वापस उन्हीं की तरफ आया। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या कंक्लूज़न निकाला कि जो एटम है उसका ज़्यादातर पार्ट तो क्या है? खाली है, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल वो सीधे निकल गए। उसके मतलब जो बीच में उसका जो बीच मतलब जो सेंटर पॉइंट है उसने बताया था न्यूक्लियस, कि वो क्या है? न्यूक्लियस है। बीच के उसमें जो सेंटर पॉइंट पे क्या है? उसका न्यूक्लियस है। जो एक इलेक्ट्रॉन जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या था? टकरा के वापिस आया था, इस डायरेक्शन में गया था, और इसी डायरेक्शन में 180 डिग्री पर रोटेट होकर वापिस आया था। ठीक है, फिर क्या है? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या है? उन्होंने बताया साइज, ये इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, जिसको क्या कहते हैं? एक फर्मी। 10⁻⁻15 मीटर इज इक्वल्स टू एक फर्मी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? एक फर्मी के बराबर है वो। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है? उसमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन के कारण क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में जो न्यूक्लियस उसके चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने जो साइज बताया न्यूक्लियस का वो था 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि एक फर्मी। साइज ऑफ एटम का साइज था 10⁻10 मीटर इज इक्वल्स टू एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो आगे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, जो मैं मतलब इतनी देर से बता रहा था, कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज होलो। एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है? होलो है। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, द टोटल मास कहाँ है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में टोटल मास है। ठीक है, आगे क्या है? फेलियर ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ? ठीक है, तो सबसे पहला मतलब जो क्या था, क्यों फेल हुआ, कि वो जो स्टेबिलिटी थी वो एटम की, उसको एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों रोटेट करता है। ठीक है, और वो लगातार अपनी एनर्जी को क्या करता है? इमिट करता है। ये एनर्जी को लगातार इमिट करेगा वो, तो क्या होगा? उसकी एनर्जी एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगी, जीरो एनर्जी। जैसे
वो मान लिया रोटेट कर रहा है, उस एनर्जी को लॉस कर रहा है और आखिरी में आकर कहाँ, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो वहाँ तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन होकर आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो जो एटम वो स्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, एटम तो स्टेबल है। तो इसलिए जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो फेल हो गया। उसके बाद क्या है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद है बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उसने बताया कि जब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने जो पाथ पर जो रोटेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को इमिट नहीं करता। ठीक है, एनर्जी को इमिट क्या नहीं करेगा, जो रदरफोर्ड ने बताया था कि इमिट करेगा। तो जो बोहर है उसने बिल्कुल अपोजिट बताया कि जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो जब अपने पाथ पर रोटेट करेगा तो एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। वो इमिट कब करेगा, जब अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या किस किस के बारे में मतलब जो मॉडल है वो मॉडल से क्या क्या एक्सप्लेन किया, सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव या फिर लिथियम 2 पॉजिटिव, इन्हीं को एक्सप्लेन किया। ठीक है, दूसरा क्या है, बोहर फाउंड दैट, बोहर ने पाया द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। हाँ, तो मतलब सीधी सी बात ये है कि उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिन मतलब जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या हो, NH/2π हो, मतलब क्वांटाइज्ड हो। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो H/2π का, इंटीग्रल मल्टीपल हो H/2π का। ठीक है, आगे क्या है, तीसरा पॉइंट है कि जो एनर्जी रिलीज करेगा डेल ई बराबर ये निकाल रखा है E2 - E1, मतलब बाद में क्या एनर्जी हुई और पहले क्या थी, उनका डिफरेंस लेंगे हम। ठीक है, ड्रॉबैक क्या थी बोहर की, मतलब उनकी कमियां क्या थी। सबसे पहले कमी क्या है उसकी, इट इज़ वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब ये सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के मतलब उन्हीं एटम्स के लिए वैलिड है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो हीलियम प्लस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम 2+, इसका मतलब इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसने डोनेट कर दिए, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम है उनके लिए वैलिड था। दूसरी बात क्या है, बोहर सेज दैट, बोहर ने कहा ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, उसने बताया कि जो ऑर्बिट हैं वो सर्कुलर हैं। लेकिन बाद में जो समरफील्ड है उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट हैं वो इलिप्टिकल हैं। ठीक है, ये उसकी दूसरी ड्रॉबैक थी। पहली क्या थी, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड है। दूसरी कि इन्होंने बताया इन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट हैं वो सर्कुलर होती हैं, लेकिन जो समरफील्ड है उसने बताया कि जो ऑर्बिट हैं वो इलिप्टिकल होती हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है, इन्होंने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। हाँ, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इन जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी जो इंटेंसिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चौथी, न्यूक्लियस वॉज टेकन एज स्टेशनरी बट इट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेशनरी है, मतलब फिक्स है, वो रोटेट नहीं करता। लेकिन बाद में पता चला कि ये अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। इस बात पर ध्यान देना, ये अपने एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। उसके बाद है रेडियस ऑफ ऑर्बिट की रेडियस, ये इंपॉर्टेंट है, रेडियस की ऑर्बिट की जो रेडियस है वो। तो ये हमारा क्या है, एटम, इसके अंदर ये है न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके अंदर ये इसकी रेडियस है, ये टेंजेंट में यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब है कि जो ये रोटेट करता है, तो रोटेट करता है तो मतलब इसको कहीं ना कहीं से तो मतलब एनर्जी मिल ही रही है, यानी कि कहीं से कहीं मतलब फोर्स है कुछ तो इसमें इनके बीच जो फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलनी चाहिए ना इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी तभी तो ये रोटेट करेगा। तो इसमें जो एंगुलर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है
mv²/r। वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है इसको, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनके बीच में, जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके वो मिलती है इनको, ठीक है। कि जेड क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E/r²। ई क्या है? चार्ज है, ठीक है। तो एक चार्ज है प्रोटॉन का, क्योंकि मास E/r², हाँ, kZe²। तो ये क्या हो जाएगा? mv²/r इज इक्वल्स टू kZe²/r²। ये चार्ज है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उन पर जो चार्ज है वो क्या होता है? बराबर होता है। इस जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। बस अंतर इतना ही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 1.6 गुना 10⁻⁻11 कूलम, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने पढ़ा है अभी कि जो mv/r है मतलब इलेक्ट्रॉन है, मतलब उन्हीं कक्षा में रोटेट करेंगे जहाँ पर उनका जो एंगुलर मोमेंटम है mv/r वो किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के, ठीक है। h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन बना ली ये हमने, एक इक्वेशन तो बना ली ये, और दूसरी इक्वेशन बना ली ये, 1 और 2 दोनों इक्वेशन बना ली हमने। फिर हमने 1 और 2 को सोल्व किया। वहाँ से सोल्व नहीं करना हमें, सिर्फ मेन जो चीज़ है वो ये है, मेन चीज़ है वो ये फॉर्मूला है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें याद करने की, ठीक है। मेन फॉर्मूला है ये, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। Rn इज इक्वल्स टू 0.529 n²/z एंगस्ट्रोम। और ये भी याद रखना है कि एंगस्ट्रोम में है, एंगस्ट्रोम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? इम्पोर्टेंट है सिर्फ ये, Rn इज इक्वल्स टू 0.529 n²/z एंगस्ट्रोम, ठीक है। यहाँ पर n² क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। z क्या है? एटॉमिक नंबर, और जो n² वो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि जो रेडियस का रेशियो लेना है, हमें पता है Rn है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है, ठीक है। Rn इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रोम। तो जो रेडियस है nth ऑर्बिट की, मतलब कोई सा भी ऑर्बिट हो वो उसके नंबर पे डिपेंड करता है, कौन से नंबर के ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है। तो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, R1, इसमें n की वैल्यू क्या होगी? 1, तो 1 का स्क्वायर 1। R2 में 1 का R2 में मतलब 2 का स्क्वायर 4। R3 में ये R2 होगी, और R3 में 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब इनका रेशियो क्या हो जाएगा? इनका रेशियो हो जाएगा 1:4:9, ये इनका रेशियो हो जाएगा। ये है इम्पोर्टेंट, तो ये है इम्पोर्टेंट जहर कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, और एक ये बात, ये R है जो रेडियस है वो एटॉमिक नंबर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। उसके बाद क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 2.2 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, फिर भी याद रख लें। 2.2 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ ऑर्बिट। जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उसकी जो वेलोसिटी है उतनी कम होगी, ठीक है। जो v है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ ऑर्बिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ चलो। अब क्या है? अब है इम्पोर्टेंट चीज़, ये एनर्जी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एनर्जी वाला। ये जो एनर्जी वाला है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एनर्जी दो प्रकार की यहाँ पे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हमें रखना सिर्फ ये याद, ठीक है।
U इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, हमें याद रखना है U इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होती है। ठीक है, आ जाएगी अभी, ये रहा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका आधा होती है। फॉर्मूले याद रखने हैं, हमें डेरिवेशन नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वह क्या हो जाएगी, बस नेगेटिव साइन लगाना है। एक मिनट, जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी वो नेगेटिव है। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव, तो हमें काइनेटिक एनर्जी के आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ U बाई टू या फिर 1/2 के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, क्लियर, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर, 1/2 के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर विद नेगेटिव साइन। तो ये क्या हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव होगी। जो टोटल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। मतलब इनका जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखो हमने क्या देखा, जो पोटेंशियल एनर्जी है U, एक मिनट, U है वो क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी तो ये हो गई। काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, कि 1/2 के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आधा प्लस का है और एक माइनस का है, तो आधा माइनस का बचेगा। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी बचेगी, जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, T इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, अब आगे क्या है, इनका जो रिलेशन है, जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो रिलेशन दे रखे हो क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, बट नेगेटिव साइन भी लगाना क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। एक रिलेशन कंप्लीट ये। अगला रिलेशन, अगला क्या है कि जो टोटल एनर्जी है वो माइनस होती है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी -1 थी और काइनेटिक एनर्जी +1/2 थी, तो हमारे पास -1/2 बचेगी टोटल एनर्जी। ठीक है, इसलिए अब क्या है, जो टोटल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 के इक्वल। वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल, वो आ जाएगा -1 के इक्वल। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए, मतलब किसी भी एटम को आयनित करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कि इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे En इज इक्वल्स टू, जो आयनाइजेशन एनर्जी उसका फॉर्मूला है -13.6 जेड अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है एनर्जी का, En इज इक्वल्स टू -13.6 जेड अपॉन एन स्क्वेयर। ये है एंगस्ट्रोम में, एंगस्ट्रोम नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे क्या है,
कि अगर मैं फर्स्ट की निकालूं, मतलब हाइड्रोजन के लिए निकालूं H, तो इसमें Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे अगर मैं दूसरे ऑर्बिटर के लिए निकालूं, मतलब हाँ, जिसका मतलब सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालूं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, मतलब -13.6 को मैं क्या करूँगा 4 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.40। ठीक है, ये फॉर H2 एटम इन ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो जो एनर्जी है ये क्या कैसी ली हमने, ये ली हमने पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या है, ये है नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि इसको चाहिए ये। और जो तीसरा है, अगर मैं तीसरे ऑर्बिट में निकालूं, तीसरे उसके लिए, हाँ तीसरे ऑर्बिटल के लिए निकालूं, तो मुझे मतलब जो 13.6 है, 13.6 को किससे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथे के लिए निकालने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब उसको एक्सेलरेशन में लाने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, कि कितनी आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या कहलाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो क्या कहलाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। V इजिकल्स टू E अपॉन E। ठीक है, क्योंकि हमें पता है V इजिकल्स टू W अपॉन Q। जो पोटेंशियल है वो क्या होती है वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन, और वर्क की जगह क्या है हमारे पास एनर्जी। तो V इजिकल्स टू E अपॉन स्मॉल e, मतलब चार्ज। E क्या है, मतलब जो E है उसकी यूनिट क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है ही, तो कट जाएगा, तो मतलब वोल्ट। ये यूनिट किसकी है पोटेंशियल की, वोल्ट। और इसको याद रखने का तरीका क्या है 12 माइनस 31। 12 माइनस 31 मतलब M, एक मिनट, MLTA 12 माइनस 31। ठीक है, ये है याद रखने का तरीका 12 माइनस 31। उसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल सीरीज। हमें सिर्फ याद रखना है ये फॉर्मूला, हमें सिर्फ याद रखना है क्या, ये फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। ये याद रखना बस हमें। लैम्डा इज इक्वल्स टू R इंटू 1, मतलब ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन N1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वेयर। ये फॉर्मूला याद रखना है बस हमें, और कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं करने। तो ये कंप्लीट आपका ये चैप्टर